सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। ये भाग 2 है। इसके पहले भाग 1 हो चुका है। पूरा बुक मैंने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर के करवल खीरी में 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। सुल्तानपुर के करवल खीरी में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, यह ध्यान में रखिए। विदित हो कि इसका शिलान्यास दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, जिसका पुनः शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2018 में किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन दोबारा किया गया था 2018 में। यह एक्सप्रेसवे चांदसराय लखनऊ से शुरू होकर हैदरिया गांव गाजीपुर में समाप्त होता है। ये लखनऊ के चांदसराय से हैदरिया गाजीपुर गांव तक ये एक्सप्रेसवे समाप्त होता है। विदित हो कि यह एक्सप्रेसवे 6 लेन है, जिसमें भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसमें कितने लेन है? 6 लेन है। भविष्य में 8 लेन तक इसे बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण लागत लगभग 22,500 करोड़ रुपया है। इसमें कीमत कितने लगेगी? तो 22,500 करोड़ रुपये का लागत लग सकता है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरती है, जिस पर सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी मौजूद है। उल्लेखनीय है कि यह एक्सप्रेसवे मौजूदा आगरा लखनऊ और आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़कर एक औद्योगिक गलियारा बनाएगा, जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी से पश्चिमी सीमाओं तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो यहाँ पर ये देख लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन वाली है, 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी है इसमें शामिल। लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक ये जाएगी। 22,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 2016 में इसका सबसे पहली बार शिलान्यास किया गया था। पुनः शिलान्यास 2018 में किया गया है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए देश की सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया गया है वाराणसी में। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर देखभाल सुविधाओं और प्राथमिकताओं देखभाल के बीच में अंतराल को भरना है। उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में विशिष्ट क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक के माध्यम से क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होंगी, जबकि शेष जिलों को रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत विशेष रूप से चिन्हित 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को उन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र गंभीर देखभाल सुविधाएं और प्राथमिक देखभाल के बीच के अंतर को पाटना है। और इसमें 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किया जाएगा। 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किया जाएगा। आगे देखें, अगला टॉपिक है
सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने हेतु अध्यादेश लाया गया था। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अध्यादेश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की मंजूरी प्रदान की गई। 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का मंजूरी प्रदान किया गया था सीबीआई और ईडी का निदेशकों का कार्यकाल को। ठीक है, और ये अध्यादेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाया है। अध्यादेशों के अनुसार सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल अब 2 साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब तक 2 साल कार्यकाल बढ़ाया जाता था, अब कितना साल बढ़ाया जा सकता है? 1 साल और अधिक, यानी कि 3 साल। इस अध्यादेशों के अनुसार निदेशकों को उनकी नियुक्तियों के लिए गठित समितियों द्वारा मंजूरी के बाद 3 साल के लिए एक साल का विस्तार दिया जा सकता है। 1 साल प्लस 1 साल, पहले 2 साल तक समाप्त, फिर 1 साल अब और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 3 बार करके 1 साल बढ़ाया जाएगा 3 साल तक। ठीक है, संशोधित किए गए कानून देखिए। सीबीआई निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन करने हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया था। और इसमें देखिए संशोधन आगे देखिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों के कार्यकाल में परिवर्तन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया। ये जो 3 साल तक कार्यकाल बढ़ाने की बात की गई है, इसमें संशोधन किया गया था। तो सीबीआई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया और ईडी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया। मूलभूत नियम 1922 में संशोधन हुआ था। कार्मिक मंत्रालय द्वारा कार्यकाल परिवर्तन सूची में 2 अन्य पदों को शामिल करने के लिए मूलभूत नियम 1922 में संशोधन करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे इनकी सेवाओं को जनहित में 2 साल के निर्धारित कार्यकाल को 2 साल तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो केवल इतना दिमाग में बना के रखिए कि ईडी और सीबीआई का कार्यकाल 2 साल के जगह अब 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और यह अध्यादेश के माध्यम से ऐसा किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश लाया था और इसमें सीबीआई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया। ईडी के लिए प्रवर्तन निदेशालय के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधित किया गया था। चलिए अगला टॉपिक देखिए। खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021। हाल ही में मेघालय राज्य की एक जिला स्वायत्त परिषद द्वारा खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021 पेश करने की घोषणा की गई है। गारो खासी जयंतियाँ ये मेघालय की है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021 खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 पेश करने की घोषणा की गई है मेघालय। इस विधेयक का उद्देश्य खासी समुदाय में भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण करना है। ये जो खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021 आया है, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो भाई बहन के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण करना है। विधेयक के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है? मेंस में भी यह कोड करने को आ सकता है, इसको आप कोड कर सकते हैं। आगे देखिए। माता पिता की संपत्ति का भाई बहनों के बीच समान वितरण, इसका ये उद्देश्य है। माता पिता का यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि वे अपनी संपत्ति विरासत में किसको देना चाहते हैं। भाई बहन में से किसी के भी द्वारा गैर खासी व्यक्ति से विवाह करने और जीवन साथी के रीति रिवाज और संस्कृति को स्वीकार करने पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिए जाने पर रोक लगाना। यदि गैर खासी से विवाह होती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह हिस्सा पैतृक संपत्ति
हिस्से पर दिए जाने पर रोक लगाने की बात की गई है। उल्लेखनीय है कि यदि यह प्रस्तावित विधेयक लागू कर दिया जाता है तो यह खासी जनजाति की सदियों से चली आ रही मराठ वंशीय विरासत की प्रथा में परिवर्तन करना होगा। अगर ये विधेयक लागू कर दिया जाता है तो वहाँ जो परंपरा है मराठ वंशीय विरासत की परंपरा है और इसमें ये परिवर्तन हो जाएगा। तो ध्यान में आप ये रखिए कि जो खासी जनजाति विधेयक है ये किस लिए और कहाँ लाया गया है, तो ये मेघालय में लाया गया है। खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021 मेघालय में लाया गया। और क्यों लाया गया है, तो संपत्ति का समान वितरण भाई बहन दोनों में। गैर खासी जनजाति से यदि आप समुदाय से शादी करते हैं तो इस आधार पे आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। अगला टॉपिक है रेजांग लॉ वॉर मेमोरियल। 18 नवंबर 2021 को रेजांग लॉ वाट के बरसी पर रेजांग लॉ में पुनर्निर्मित वार मेमोरियल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। रेजांग लॉ वार्ड के बरसी पर रेजांग लॉ में पुनर्निर्मित वार मेमोरियल का रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है। विदित हो कि यह स्मारक लद्दाख के चुशुल में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो रेजांग लॉ वार मेमोरियल है ये लद्दाख के चुशुल में, याद रखिए, 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि 18 नवंबर 1962 को रेजांग लॉ में चीन से युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय सेना के चार्ली कंपनी के 114 जवानों ने लगभग 2000 चीनी सैनिक का बहादुरी से सामना किया, जिसमें भारत के 98 सैनिक शहीद हो गए थे। तो ये रहा इतिहास। 1962 का युद्ध था, उसमें 114 जवानों ने 2000 चीनी सैनिक का बहादुरी से सामना किया था, उसमें 98 सैनिक शहीद हो गए थे। तो रेजांग लॉ वार मेमोरियल कहाँ है? लद्दाख के चुशुल में 15,000 फीट की ऊंचाई पर, और इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। अगला है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन 15 नवंबर 2021 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट बन सकता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो नाम है, इसके पहले इसका नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज का नाम बदल दिया गया रानी कमलापति। और ये कहाँ का था रेलवे स्टेशन? भोपाल का। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 100 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित है यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस स्टेशन को सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया गया है। पीपीपी मॉडल पर यह विकसित किया गया है। इस स्टेशन को 100 करोड़ रुपया लागत लगाई गई इस स्टेशन पर और अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरा लैस है। रानी कमलापति, इसके बारे में जान लीजिए। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। भोपाल की अंतिम हिंदू रानी रानी कमलापति थी। विदित हो कि वह 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के शासक निजाम शाह की विधवा पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति की हत्या के बाद अपने शासनकाल के दौरान हमलावरों का बहादुरी से सामना किया था। अंत में उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी। तो भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी रानी कमलापति। 18वीं सदी में गोंड वंश के शासक निजाम शाह की विधवा पत्नी थी रानी कमलापति। अपने पति की हत्या के बाद अपने शासनकाल के दौरान हमलावरों का बहादुरी से सामना किया था रानी कमलापति, और उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल में समाधि ले लिया था। ठीक है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया जा रहा है। ये भोपाल में।
आगे देखिए, रामायण सर्किट, टॉपिक है रामायण सर्किट। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर सुनें, ठीक है। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आगे देखिए, रामायण सर्किट 7 नवंबर 2021 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट ट्रेन को रवाना किया गया। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, रामायण सर्किट जो ट्रेन है कहाँ से चालू किया गया था? सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। यह ट्रेन यात्रियों को भगवान राम से जुड़ी सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। विदित हो कि हाल ही में तेलंगाना के भद्राचलम को भी रामायण सर्किट से जोड़ा गया है। तेलंगाना के भद्राचलम को भी रामायण सर्किट से जोड़ा गया है। और ये जो रामायण सर्किट ट्रेन चली है वह सफदरजंग से चली है, रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में है। और ये पूरे रामायण भगवान राम से जुड़ी जितने सारे धार्मिक स्थल है सब स्थलों का दर्शन कराएगी। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन से 7500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिन में पूरा होगी। 7500 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी और ये 17 दिन में पूरा होगा। ये याद रखिए, कितना किलोमीटर? 7500 किलोमीटर, जिसका पहला पड़ाव अयोध्या है और अंतिम पड़ाव रामेश्वरम है। याद रखिएगा, ये भी पहला पड़ाव क्या है? अयोध्या, और अंतिम पड़ाव रामेश्वरम। रामायण सर्किट के 10 राज्यों में 15 प्रमुख तीर्थस्थलों की सूची निम्नलिखित है। अयोध्या, श्रृंगेरपुर, चित्रकूट उत्तर प्रदेश, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा बिहार भी आएगा, चित्रकूट मध्य प्रदेश, जगदलपुर छत्तीसगढ़, नंदीग्राम पश्चिम बंगाल, महेंद्रगिरी उड़ीसा। इस प्रकार से भद्राचलम तेलंगाना, रामेश्वर तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र, इन सारे जगहों पर रामायण सर्किट की मदद से राम भगवान की तीर्थस्थलों की पर्यटन में। अगला है टाइम फॉर इंडिया ड्राइव, टॉपिक है टाइम फॉर इंडिया ड्राइव। स्वीडन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रोत्साहन कार्यक्रम के रूप में टाइम फॉर इंडिया अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत स्वीडन में प्रवेश के लिए टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी और न ही कोई क्वारंटाइन व्यवस्था होगी, लेकिन यात्रियों का आगमन पर एक कोविड-19 परीक्षण करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य भारत में स्वीडिश कंपनियों और स्वीडन में भारतीय कंपनियों के लिए उपलब्ध कई अवसरों को संबोधित करना है, ठीक है। द टाइम फॉर इंडिया ड्राइव, ये स्वीडन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टाइम फॉर इंडिया अभियान का शुरुआत किया गया है। तो याद रखिएगा, स्वीडन का द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टाइम फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया। आगे देखिए, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर परिसर में पुनर्निर्मित श्री आदि शंकराचार्य समाधि पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है, जो 2013 में केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। 2013 के केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, और उसका फिर से अनावरण किया गया 5 नवंबर 2021 को। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। विदित हो कि लगभग 35 टन 35,000 किलोग्राम वजन की 12 फीट लंबी प्रतिमा का निर्माण मैसूर स्थित मूर्तिकार अर्जुन योगीराज द्वारा किया गया है। और ये जो है 35,000 kg का मूर्ति है और 35 टन का, और लंबा कितना है? 12 फुट। और इसका मूर्तिकार का नाम है अर्जुन योगीराज द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 2013 के केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले घोषित। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले घोषित। 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों का गठन की घोषणा की। 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़
शक्ति और मनेंद्रगढ़ है। छत्तीसगढ़ के 4 नए जिले बने हैं, मोहला नमानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़। विदित हो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं और 4 नए जिलों की घोषणा के बाद इसकी संख्या 32 हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 32 हो गई है। गौरतलब है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय और नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक पार्क विकसित किया जाएगा, जिससे मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। और महिलाओं के लिए एक पार्क भी विकसित किया जाएगा यहाँ पर प्रत्येक जिला मुख्यालय और नगर निगम में। और ये जो पार्क रहेगा इसका नाम क्या है? मिनी माता उद्यान। अगला टॉपिक है कुरमा ऐप। हाल ही में टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा कुरमा ऐप को विकसित किया गया है। कुरमा ऐप किस लिए है? तो टर्टल कछुओं के लिए है। और ये जो कुरमा ऐप है किसने विकसित किया है? तो टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन टास्क के द्वारा कुरमा ऐप विकसित किया गया है। इसका निर्माण भारत में मीठे पानी के कछुओं सहित 29 प्रजातियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। मीठे पानी वाले कछुए और भी 29 प्रजाति हैं और इसके संरक्षण के लिए ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कुरमा ऐप। क्वेश्चन बनेगा कुरमा ऐप संबंधित है किससे? तो कछुआ से, टर्टल से। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि हाल ही में ओडिशा के वन विभाग के अधिकारियों ने तस्करी रैकेट में 40 फ्लैश सेल्ड कछुए पकड़े थे। फ्लैश सेल्ड कछुए क्या होते हैं देख लीजिए। यह मीठे पानी की कछुए की प्रजाति है, ये भी याद रखिए। फ्लैश सेल्ड कछुए मीठे पानी की कछुए की प्रजाति है जो भारत के कई राज्यों में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 350 मिलीमीटर होती है तथा इसका वैज्ञानिक नाम लाइसेमस पनक्टटा। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम याद रखिए फ्लैश सेल्ड कछुए का। और ये 40 फ्लैश सेल्ड कछुए पकड़े गए थे उड़ीसा के वन विभाग के द्वारा। ये तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ था। विदित हो कि यह भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में पाया जाता है। भारत में इसके अलावा पूरे दक्षिण एशिया में पाया जाता है। आगे देखिए, देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप। हाल ही में त्रिपुरा के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच के साथ मिलकर क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करने का दावा किया है। इस बल्ले का इस्तेमाल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में किया जा सकता है। क्रिकेट के बल्ले के उत्पादन के लिए सबसे पसंदीदा लकड़ी विलो है। विलो लकड़ी से क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर? क्रिकेट का बैट जो बल्ला। कंपनी के सीईओ विप्लव कुमार देव ने इस बैट व स्टंप उत्पाद का प्रदर्शन किया। तो केवल ये ध्यान रखिए, देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, त्रिपुरा के क्या है, बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एंड रिच के साथ मिलकर के क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट। तो क्रिकेट जो बैट बनाया जा रहा है यहाँ पे बांस से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्रिकेट के बल्ले उत्पादन के लिए सबसे पसंदीदा लकड़ी कौन सा है? विलो जो लकड़ी है, विलो लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाया जाता है। चलिए अगला टॉपिक है कितूर कर्नाटक।
8 अक्टूबर 2021 को कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कितूर कर्नाटक कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कितूर कर्नाटक कर दिया गया है। विदित हो कि यह क्षेत्र पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था, जो 1956 में कर्नाटक का हिस्सा बना था। उल्लेखनीय है कि वर्तमान नाम कितूर कर्नाटक 19वीं सदी के शासक कितूर रानी चेन्नम्मा के नाम पर रखा गया था। जो वर्तमान नाम है कितूर कर्नाटक 19वीं सदी के शासक कितूर रानी चेन्नम्मा के नाम पर रखा गया था। तो कितूर कर्नाटक ध्यान में रखिए। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल दिया और उसका नाम क्या रखा? कितूर कर्नाटक। कितूर कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके कितूर कर्नाटक किया गया है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क। हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जी के 300 मेगावाट सोलर प्लांट कमीशन के बाद राजस्थान के भादला क्षेत्र स्थित भड़ला सोलर पार्क को मेरीकॉम संस्थान ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला सोलर पार्क मेरीकॉम संस्था ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया है। किसको? भड़ला सोलर पार्क को, याद रखिएगा। भड़ला सोलर पार्क का नाम देखिए किस प्रकार से। तो ये जो भड़ला सोलर पार्क है वो कहाँ है? तो राजस्थान के भादला क्षेत्र में है। भादला क्षेत्र में, राजस्थान में। ठीक है। ध्यातव्य है कि भड़ला सोलर पार्क 4 चरणों में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया गया है। पहले 2 चरण में राजस्थान अक्षय ऊर्जा को राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया। तीसरा चरण राजस्थान सरकार व हवाई LNFS एनर्जी की ज्वाइंट वेंचर कंपनी और ऊर्जा कंपनी ने पूरा किया तथा चौथा चरण राजस्थान सरकार व अडानी इंटरप्राइजेज की अडानी रिन्यूएबल पावर कंपनी ने विकसित किया। विदित हो कि इसके पहले कर्नाटक का पावागढ़ सबसे बड़ा सोलर पार्क था। पावागढ़, ये जो भड़ला सोलर पार्क है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो मेरीकॉम संस्था ने इसे घोषित किया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में है। इसके पहले पावागढ़ सोलर पार्क जो था कर्नाटक का, ये सबसे बड़ा सोलर पार्क था। आगे देखिए, गौरतलब है कि यह सोलर पार्क 10 मिलियन और सौर पैनल के साथ इसकी परिचालन क्षमता 2245 मेगावाट है। क्षमता कितना है? 2245 मेगावाट। अगला टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली, याद रखिए पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। हाल ही में हैदराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना है। पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। किसने चुना? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, UNWTO ने। विदित हो कि नलगोंडा जिले में स्थित पोचमपल्ली कहाँ है? नलगोंडा जिले में, हैदराबाद के। प्रायः उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है पोचमपल्ली को, जिसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। इकत क्या है? एक अनूठी शैली है जिससे साड़ियों को बुना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पोचमपल्ली पर्यटन गांव हैदराबाद में। उल्लेखनीय है कि पोचमपल्ली इकत शैली को वर्ष 2004 में एक भौगोलिक संकेतक GI प्राप्त हुआ था। पोचमपल्ली इकत शैली 2004 में एक भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ था। 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा इस गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी विनोबा भावे के द्वारा, जिसको चिन्हित करने हेतु पोचमपल्ली गांव को भूदान पोचमपल्ली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अगला है जयनगर कुर्था रेल ट्रैक।
हाल ही में भारत और नेपाल सरकार ने जयनगर कुर्था रेलमार्ग से किसी तीसरे देश के नागरिकों को यात्रा करने पर रोक लगा दी है, जिसे 22 अक्टूबर 2021 को चालू किया गया था। जयनगर कुर्था रेल ट्रैक। भारत और नेपाल सरकार ने जयनगर कुर्था रेलमार्ग से किसी तीसरे देश के नागरिकों को यात्रा करने पर रोक लगा दी थी, जिसे फिर से शुरू किया गया था अक्टूबर 2021 में। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर और पड़ोसी देश नेपाल के धनुषा जिले से कुर्था के बीच इस 34.50 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेन के साथ ट्रायल किया गया। 619 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस रेलवे लाइन में 5 स्टेशन शामिल है। जयनगर, इनरवा, खजूरी, बैदेही, नेपाल में प्रसिद्ध तीर्थस्थल जनकपुर के पास कुर्था, ये 5 रेलवे स्टेशन सम्मिलित हैं। इस परियोजना का 17 किलोमीटर लंबा दूसरा चरण कुर्था और भंगहा को जोड़ेगा, जबकि 17 किलोमीटर लंबा तीसरा चरण भंगहा से बर्दीबास को जोड़ेगा। ये कहाँ से कहाँ तो जोड़ेगा, थोड़ा ध्यान में रखिए, या भी नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन याद रखिए जयनगर से कहाँ तक है कुर्था रेल ट्रैक। तो बिहार के मधुबनी में है जयनगर और कुर्था कहाँ है, नेपाल में। कितना किलोमीटर लंबा है रेल है ट्रैक है, ये 34.50 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। आगे देखिए, जयनगर कुर्था रेलवे लिंक की स्थापना इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा दिए गए वित्त के माध्यम से की गई है। किसके द्वारा, इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा। परियोजना का क्या नाम है, भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना, भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत। ठीक है, अगला देखिए, बेइता बंदना महोत्सव। टॉपिक है बेइता बंदना महोत्सव। 15 नवंबर 2021 को कार्तिक पूर्णिमा पर ओडिशा में बेइता बंदना महोत्सव का आयोजन किया गया है। विदित हो कि यह उड़ीसा में प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बेइता बंदना कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कहाँ, उड़ीसा में। क्या चीज़, बेइता बंदना महोत्सव। यह त्यौहार समुद्री व्यापार के इतिहास के रूप में मनाया जाता है। समुद्री व्यापार के इतिहास के रूप में मनाया जाता है बेइता बंदना, उड़ीसा में, जो पूर्व में व्यापारियों और नाविकों द्वारा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और बाली द्वीपों से व्यापार को दर्शाता है। ओडिशा के प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार है छाऊ महोत्सव, बाली यात्रा, राजा परबा, नुआखाई महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव। तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिए ये वाला। ओडिशा के प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार कौन कौन सा है, छाऊ महोत्सव, बाली यात्रा, राजा परबा, नुआ, ये सारा थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। नुआखाई महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो उड़ीसा में। बेइता बंदना महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, उड़ीसा में। किस लिए मनाया जा रहा है, तो समुद्री व्यापार के इतिहास के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, टॉपिक है श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल है। 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने श्रीनगर को अपने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के रूप में शामिल किया है। विदित हो कि यूनेस्को ने श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहरों के रूप में शामिल किया है। हाल ही में दुनिया भर के 49 नए शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क शामिल किया गया है। इन शहरों को उनके विकास के केंद्र में सांस्कृतिक और रचनात्मकता को रखने के साथ साथ ज्ञान और अच्छी प्रथाओं को साझा करने की उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देने के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। नेटवर्क में शहरों की कुल संख्या, इस साल 49 नए शहरों को शामिल करने के साथ इस नेटवर्क 90 देशों के शहरों की कुल संख्या 295 हो गई है। ये शहर सतत शहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए शिल्प और लोक कला, फिल्म डिजाइन, साहित्य, गैस्ट्रोनॉमी, संगीत, मीडिया कला जैसी सांस्कृतिक और रचनात्मकता में निवेश करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। श्रीनगर यूनेस्को की रचनात्मकता शहरों में शामिल है। टोटल कितने शहर शामिल हैं, तो 295। 90 देशों के 295 शहर शामिल हैं, जिसमें श्रीनगर को भी शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है, रचनात्मकता शहरों की में शामिल किया गया है।
रचनात्मकता शहरों की सूची में श्रीनगर को भी शामिल किया गया है। और ये जो रचनात्मकता शहर की जो सूची है ये किसकी सूची है? तो यूनेस्को की है। UCCN में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? तो श्रीनगर को तो शामिल किया गया 2021 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है शिल्प और लोक कला के लिए। मुंबई भी शामिल है, हैदराबाद भी है, चेन्नई भी है, जयपुर भी है, वाराणसी भी है। वाराणसी किसके लिए? संगीत का रचनात्मक शहर के लिए। जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए है। चेन्नई संगीत का रचनात्मक शहर है। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019। मुंबई फिल्म के लिए। तो UCCN का मतलब क्या हो गया? यूनेस्को क्रिएटिव और सी से सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ठीक है, इसमें श्रीनगर शिल्प और लोक कला के लिए 2021 में ये शामिल किया गया। टोटल 295 शहर इसमें शामिल है, 90 देश का 295 शहर। अगला टॉपिक है गंगा मसाल। गंगा मसाल 8 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार से औपचारिक रूप से गंगा मसाल यात्रा शुरू की गई है। गंगा मसाल यात्रा कहाँ से शुरू की गई है? उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार से। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में समाप्त होगी। ये जो गंगा मसाल यात्रा है ये ऋषिकेश हरिद्वार से शुरू होकर के गंगा सागर पश्चिम बंगाल में जाके समाप्त होगी। विदित हो कि 3 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा उत्सव के दौरान नई दिल्ली से गंगा मसाल को हरी झंडी दिखाई है। यह मसाल गंगा नदी के किनारे कुल 23 स्टेशनों की यात्रा करेगी। कितने स्टेशन से गुजरेगी? 23 स्टेशन। यह स्थानीय लोगों और नमामि गंगे स्वयंसेवकों की संवेदनशील बनाने में मदद करेगा। इस यात्रा को जिला प्रशासन, गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी, गंगा दूत, गंगा मित्र जैसे क्षेत्र के स्वयंसेवकों द्वारा समर्थित किया जाएगा। जिला प्रशासन, गंगा विचार मंच, ये सब स्वयंसेवक है, मंच है। गंगा प्रहरी, ये सब स्वयंसेवक NGO, गंगा मित्र जैसे क्षेत्र के स्वयंसेवकों द्वारा ये समर्थित किया जाएगा। तो आप यही ध्यान में रखिएगा, गंगा मसाल उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार से औपचारिक रूप से शुरू की गई है और ये यात्रा गंगा सागर पश्चिम बंगाल तक चलेगी। तो यहाँ पर ये आपका नेशनल न्यूज़ कंप्लीट होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। IR का न्यूज़ है। सबसे पहले हम लोग जितना अभी इधर पढ़े हैं इसको एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर के करवल खीरी से 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया है। इसका शिलान्यास सबसे पहले 2016 में हुआ था, फिर इसका दोबारा शिलान्यास 2018 में हुआ है और अभी 16 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया है। 340.8 किलोमीटर लंबा है, ये ध्यान में रखें, 340.8 किलोमीटर लंबा है। ये 6 लेन से होकर गुजरेगी, 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 22,500 करोड़ रुपया खर्चा है। 9 जिला इसमें शामिल है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से होकर गुजरेगी, यानी लखनऊ से गाजीपुर तक होकर गुजरेगी। और इसकी जो पट्टी है 3.2 किलोमीटर लंबी, एक हवाई पट्टी भी शामिल है इसमें। अगला है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। इसमें आयुष्मान भारत अवसंरचना जो मिशन है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर देखभाल सुविधा और प्राथमिक देखभाल सुविधा के बीच के अंतर को पाटना है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने हेतु अध्यादेश लाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अध्यादेश लाया है।
CBI के लिए और ED के लिए। 2 साल तक कार्यकाल को बढ़ाने का प्रावधान था, अब हो गया 3 साल और बढ़ा सकते हैं। यानी कि पहले 2 साल 1-1 साल करके बढ़ाते थे, अब 3 साल, 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल 3 बार बढ़ा सकते हैं। और CBI के जो कार्यकाल है उसमें परिवर्तन के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया था, और ED के कार्यकाल में परिवर्तन के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया है। अगला है खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021 मेघालय में लाया गया है, और इसमें भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण के बारे में बात की गई है। आगे देखिए, रेजांगला वार मेमोरियल, ये लद्दाख के चुशुल में 15,000 के फीट पर स्थित है। रेजांगला वार मेमोरियल 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था उसमें 98 सैनिक शहीद हुए थे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये भोपाल में नाम बदला गया है किसका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। आगे देखिए, रामायण सर्किट भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ेगी, जिसका दर्शन कराएगी, और ये 7500 किलोमीटर की यात्रा करेगी, और ये यात्रा 17 दिन में पूरा करने की बात की गई है। आगे देखिए, इसमें ये भी ध्यान रखिए बिहार का कौन कौन सा है, तो सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा रामायण सर्किट में जुड़ा हुआ है। टाइम फॉर इंडिया ड्राइव, स्वीडन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टाइम फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, प्रतिमा जो 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था, और ये प्रतिमा फिर से बनाई गई है। मूर्तिकार है अर्जुन योगीराज के द्वारा बनाया गया है, और ये 12 फीट ऊंची प्रतिमा है, 35 टन का ये प्रतिमा है, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। ठीक है, और इसका अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिला घोषित हो गया। 4 नए जिला का नाम याद रखिए, मोहला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़, ये 4 जिला हैं। पहले 28 थे, अब 4 जुट गया तो 32 जिला हो गया है। और हर एक जिलों में मिनी माता उद्यान विकसित किया जाएगा महिलाओं के लिए। अगला है कुरमा ऐप कछुओं के लिए। ठीक है, केवल ये ध्यान रखिए, कुरमा ऐप किसके लिए, कछुओं के लिए। फिर है फ्लैप सेल्ड कछुआ, इसका वैज्ञानिक नाम लैसमस पंक्टेटा, 350 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये उड़ीसा के वन विभाग के द्वारा तस्करी रैकेट में 40 फ्लाइट से कछुए को पकड़े गए थे। तो कछुओं के संरक्षण के लिए कुरमा ऐप, जिसमें कछुओं की 29 प्रजाति का संरक्षण की उसमें बात की गई है। देश का पहला बांस से बना है क्रिकेट का बैट और स्टंप, त्रिपुरा के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा बांस से बनेगा बैट। ठीक है, और वैसे तो बैट बनाने के लिए विलो नामक लकड़ी को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। ठीक है, तो अक्सर विलो नामक लकड़ी से बैट बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बांस से बैट बनाने की बात की गई है। कितूर कर्नाटक, क्या है कितूर कर्नाटक, तो कितूर कर्नाटक मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके कितूर कर्नाटक कर दिया गया। महाराष्ट्र सीमा से मुंबई कर्नाटक क्षेत्र की जो लगती है उसका नाम बदल करके कितूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क भाड़ला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान के भादला क्षेत्र में है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो मेरीकॉम संस्था के द्वारा, याद रखिएगा, भाड़ला सोलर पार्क। इसके पहले पावागढ़, कर्नाटक का पावागढ़ सबसे बड़ा सोलर पार्क था, और ये इसकी जो क्षमता है 2245 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, और ये कहाँ का है गांव है, हैदराबाद का है। इकत क्या है, तो इकत एक अनूठी शैली है जिसमें उत्कृष्ट साड़ियों
बनाई जाती है, अच्छा साड़ियाँ बनाई जाती है इकत शैली से। अब पोचमपल्ली इकत शैली को देखिए, पोचमपल्ली इकत शैली को 2004 में भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, ये भी याद रखिए। जयनगर कुर्था रेल ट्रैक, जयनगर बिहार में पड़ता है और कुर्था नेपाल में पड़ता है। इन दोनों के बीच में रेलवे ट्रैक बनाई जा रही है, 34.5 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक। ठीक है, आगे देखिए बोईता बंदना महोत्सव। बोईता बंदना महोत्सव एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में और कौन कौन सा मनाया जाता है? छाऊ महोत्सव, बाली यात्रा, राजा पर्व, नुआखाई महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये सब याद रखें। फिर आगे देखिए श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया है। श्रीनगर को यूनेस्को के UCCN में शामिल किया गया। श्रीनगर को 295 शहर इसमें शामिल है, 90 देशों के 295 शहर। ठीक है, अभी 2021 में श्रीनगर को शिल्प और कला के लिए शामिल किया गया। गंगा मसाल क्या है? तो ऋषिकेश और हरिद्वार से आरंभ होकर के पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में समाप्त होगी। ये गंगा मसाल यात्रा है। बस याद ध्यान में इतना रखिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ टेलीग्राम का। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले, वहाँ PDF इत्यादि मटेरियल उपलब्ध करवाता रहता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।